एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। मौसमी सचदेव विदेश मामलों की जानकार हैं, वो भी आज खास चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल पीके सहगल सर आपके साथ करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, बड़ा अहम सवाल, आज रूस के अंदर ईरान के विदेश मंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात मायने मुलाकात रखती है, और क्या यहां से अब डिसाइड होने वाला है कि जंग किस तरफ जाएगी, या फिर रूस एक पहल कर सकता है कि चीजों को कंट्रोल किया जाए? सर, रूस ये जंग को रोकने के लिए नहीं कहेगा। रूस की जो मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है बहुत ही लिमिटेड है। थोड़ी सी उसकी इन्फ्लुएंस है यमन में और थोड़ी इन्फ्लुएंस है सीरिया में, लेकिन चाइना ने बड़े पैमाने पर अपनी इन्फ्लुएंस को कम किया है सऊदी अरेबिया में और ईरान में। उसके डीप पॉकेट्स हैं और BRI के माध्यम से, लेकिन दुनिया का 30 to 40% जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है मिडिल ईस्ट से, और एनर्जी है जो दुनिया को चलाती है, एनर्जी है दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है। और कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी में जो भी इस एरिया को डोमिनेट कर सकेगा, वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में इसका दबदबा होगा। तो रशिया और चाइना किसी प्रकार से नहीं चाहेंगे अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो अमेरिका का और इजराइल का पूरा दबदबा इस इलाके में हो जाएगा। रशिया और चाइना की इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान को हारने नहीं देंगे। और ये जंग जो है इजराइल और अमेरिका जीत नहीं सकता, ईरान हार नहीं सकता। बिल्कुल उसी माफिक जैसे कि यूरोप ने और नेटो ने यूक्रेन को ये जंग अभी तक हारने नहीं दिया, 3.5 साल हो गए, जंग अभी भी जारी है। इसी माफिक ये जंग भी बड़ी लंबी चल सकती है। ईरान जो है 100% बदला लेगा। खमेनी की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, उसकी रिजीम की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है जी। अमेरिका ने 3 बड़े नियमों का उल्लंघन किया, इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन करके ईरान की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, होमोजेनिटी के ऊपर अटैक किया। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक कोई भी न्यूक्लियर देश जो है किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वहाँ रेडिएशन लीक हो जाती तो 3 जगह पर चेर्नोबिल हो जाता। कम से कम 10,000 पीपल एट एवरी प्लेस वुड हैव गॉट अफेक्टेड। अमेरिका को इसकी परवाह नहीं है। और तीसरा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को परमिट नहीं करती टू टेक अमेरिका टू वॉर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसको भी नजरअंदाज किया। फिर चौथा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था, अपने देश को आश्वासन दिया था, वो किसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को किसी लंबे जंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली वही कर दिया। अभी ईरान के पास बड़े सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला करें। दूसरा कि बड़े पैमाने पर स्टॉर्म ड्रोन्स के माध्यम से, स्पीड बोट्स के माध्यम से, जी, मिसाइल बोट्स के माध्यम से उनके जो जमावड़ा है रेड सी में, उसके ऊपर हमला करें। तीसरा, जो अमेरिका के एलाइज है मिडिल ईस्ट में, तो वो सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनके ऊपर हमला करें। चौथा है कि अपने आप को NPT से अलग कर ले, जो ऑलमोस्ट नेशनल एरिया है। पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे, जिससे अमेरिका के जो दोस्त है सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, वो अपना जो ऑयल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें रुकावट आ जाएगी। और बहुत बड़े पैमाने पर आज के युग में पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। पूरी दुनिया बड़े पैमाने पर इफेक्ट हो जाएगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। ऑयल प्राइसेस कैन गो अप टू $120 to $130 पर बैरल, जिससे दुनिया की ग्रोथ जो है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, GDP स्लो डाउन हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ग्लोबल साउथ को बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। तो जहाँ तक ये मिडिल ईस्ट का ऑयल है, 45% ऑयल जो एशिया में आता है, वो बाकी लोग 50 to 55% यूरोप में जाता है। इस समय यूरोप बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है, चाइना बड़े डिपेंडेंट है, जापान बड़ा डिपेंडेंट है। 80 to 85% चाइना डिपेंडेंट है, 90% जापान डिपेंडेंट है। इंडिया जो है फॉर्चुनेट है, हम 5 बिलियन बैरल्स ऑयल की हर दिन इंपोर्ट करते हैं, वैसे केवल 1.5 to 2 मिलियन टन इधर से आता है। इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। रशिया से हम और खरीद सकते हैं, ब्राजील से और खरीद सकते हैं, अमेरिका से और खरीद सकते हैं। जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, ज़्यादा गैस हम लेते हैं कतार से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से अफेक्टेड नहीं होगा। फिर इंडिया कह रहा है कि हमारे पास कम से कम 3 हफ्ते के लिए सप्लाईज काफ़ी है, जिससे हिंदुस्तान को चिंता नहीं, एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स चिंता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैंने कहा इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे। आपके इम्पोर्ट प्राइसेस जो है, जो भी ऑयल आ रहा है
उनके फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं। जो भी आपका एक्सपोर्ट है मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, उसमें भी फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस 30% बढ़ गए हैं, जिससे आपका ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों में उछाल हो सकता है। ओके। फिर हमारा बहुत बड़े पैमाने पर डायस्पोरा है वहाँ पर, उस डायस्पोरा को निकालने की कोशिश की जा रही है। 10,000 स्टूडेंट हमारे ईरान में, 17,000 स्टूडेंट इजराइल में तकरीबन 70,000 नागरिक भी हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा हमारा डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में, जिससे के माध्यम से बड़े पैमाने पर हमको रेमिटेंसेस आती है, उनमें भी नुकसान हो सकता है। फिर हमारा बड़ी जबरदस्त इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। हम बड़ी दुविधा में हैं कि वास्तव में हिंदुस्तान किसी की पक्षपाती नहीं ले सकता। चलिए, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर हैं, हमें उम्मीदें हैं उनसे बहुत ज्यादा। मैं आता हूं सर आपके पास, सचदेव मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पॉइंट थोड़ा सा मुझे और क्लियर करिएगा पिक्चर को। आज 2-3 बड़ी अहम बैठकें हैं जिसपे अराक्ची की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ होनी है। आज कल ओआईसी की मीटिंग हुई, लेकिन ओआईसी में भी एक डिवाइड दिखाई पड़ रहा है। कुछ देश ईरान के साथ हैं, कुछ फिर भी अभी ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन की भी आज एक अहम बैठक है जहां पर तमाम देश बैठेंगे। क्या इन बैठकों से, इन मुलाकातों से कोई एक बात निकल सकती है कि शांति की पहल हो सकती है, या सीज फायर की कोई बात हो सकती है, या दो देश जो हैं इस वक्त, चाहे यूरोप के हैं चाहे मिडिल ईस्ट के हैं, वो आग में घी डालने का ही काम करेंगे? देखिए, इस वक्त जो दिख रहा है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड नाउ। ओके, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। नंबर 1, आई कैन सी द एंड ऑफ डिप्लोमेसी हियर एंड नो फर्म स्ट्रैटेजी कि ये वॉर को डी एस्केलेट किया जाए। आप देखिए, हर तरफ टूटा फूटा हुआ है। रशिया, चाइना जो है वो ईरान को बैक कर रहे हैं, जर्मनी यूएस को कर रहे हैं। सो द एंटायर वर्ल्ड इज ब्रोकन। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी अभी फिलहाल ऐसा फर्म स्ट्रैटेजी किसी के पास है कि पीस टॉक्स हो, क्योंकि अभी ईरान ने भी पूरा फॉर्मली रिवेंज मोड में है। उन्होंने कह दिया है कि यूएस विल हैव टू पे, इजराइल विल हैव टू पे। इजराइल भी अपने आप को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इन दिस सिनेरियो मुझे नहीं लगता अभी डी एस्केलेट होगा, मुझे लगता है और एस्केलेट होगा। दिख रहा है चीजें बहुत, इट इज लाइक वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर नाउ। सो ये एक सवाल है पूरा डिप्लोमेसी के ऊपर, बिकॉज आई कैन सी एंड ऑफ डिप्लोमेसी हियर। एंड भारत को अभी डेफिनेटली न्यूट्रल एंड चुप ही बैठना चाहिए, बिकॉज भारत, सर ने जैसे बोला, बिल्कुल सही, दुविधा में है। ईरान के साथ भी रिश्ता अच्छा है, इजराइल के साथ भी रिश्ता अच्छा है। सो इट इज अ बिग क्वेश्चन। तो भारत को बहुत सोच यहाँ पे वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए भारत ने अपने जितने भी हमारे लोग थे ईरान से कितने सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया है। ईरान ने साथ दिया है भारत के साथ। तो इजराइल का भी रिश्ता हमारे साथ अच्छा है। तो भारत का ये पोजीशन जो है ये बहुत क्रूशियल है। और कुछ है, पाकिस्तान जैसे देश भी है जो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, वो भी है। उनके बारे में जरूर आप चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। सो नाउ आई कैन सी लाइक डी एस्केलेशन तो मुझे नहीं लग रहा है। यस, घी में, आग में घी डालेंगे। पुतिन कोई अहम फैसला ले सकते हैं? पुतिन कोई अहम फैसला, बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि इससे पहले मदवदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के ही, उनकी तरफ से कहा गया कि कई देश ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए तैयार हैं। और मैंने बाकायदा दिखाया भी अपने दर्शकों को कि अमेरिका के कई न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में हैं। इवन तक तो खबरें यहां तक हैं कि नूर खान तक में जो है अमेरिका के परमाणु हथियार रखे हुए हैं। तो क्या रूस उस लिहाज से फैसला ले सकता है कि ईरान के पास अपने न्यूक्लियर वेपन रखे, ईरान को कहे कि आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए, हम आपको न्यूक्लियर वेपन दे रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर वेपन यहां पे रहेंगे? कोई पॉसिबिलिटी इसकी देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस यहाँ पे कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन या स्ट्रैटेजी लेके आ सकता है, बिकॉज रूस अभी भी यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। रूस इज स्टिल फोकस्ड, डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त जब खुद की लड़ाई यूक्रेन के साथ चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ईरान को कोई एक फर्म स्ट्रैटेजी दे सके। तो लेट्स सी आगे वॉशिंगटन क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ईरान इज इन अ फुल रिवेंज मोड। सो डिफेंस एक्सपर्ट विल बी एबल टू से इन अ बेटर वे, बट मुझे नहीं लगता ये डीएस्केलेशन। ठीक है, मैं पीके सहगल सर से जवाब ले, बड़ी खबर आ रही है, फिर बड़ी खबर पे भी जाऊंगा। लेकिन पीके सहगल सर, कितनी पॉसिबिलिटी सर कि अमेरिका, ईरान को कहा जाए कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए, आप मत रखिए? अगर अमेरिका जिस प्रकार से यूरोप के देशों में न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, कैराना हिल्स के नीचे रख सकता है, तो क्या रूस एक ऑप्शन नहीं दे सकता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स आपकी सेफ्टी के लिए आपकी जमीन पर रखेंगे? सर
देखो, रशिया अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला लेते हैं, चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला लेते हैं, तो वास्तव में ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि वो जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इसराइल के ऊपर वो कायम रहेगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो मिडिल ईस्ट में और यूरोप के ऊपर वो भी कायम रहेगा। इसलिए रशिया जो है इस समय बड़ा केयरफुल होगा, रशिया या चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट की डिसीजन लेने के लिए। लेकिन 48 आवर्स पहले रशिया ने, चाइना ने और ईरान ने एक यूनाइटेड फ्रंट की घोषणा की है कि हम तीनों देश मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम फैसला लेंगे इस लड़ाई को आगे कैसे करना है। इस समय बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है पूरी दुनिया की तरफ से, ग्लोबल साउथ की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, यूरोप की तरफ से, कुछ डी एस्केलेशन हो। चाइना भी कह रहा है कि डी एस्केलेट करो, लेकिन ना तो नेतन्याहू डी एस्केलेशन के मूड में, ना ही अमेरिका अभी कह रहा है कि मैं पहले तो उन्होंने बड़ी पैमाने पर बॉम्बिंग की, 3 साइड्स की बॉम्बिंग कर दी, उसके बाद मजाक कर रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं। अरे पहले एक देश के ऊपर अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, या बड़े पैमाने पर रेडिएशन लीक हो सकती थी, अभी कहते हो कि हम शांति चाहते हैं। तो दिस इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। ओके। और ना ही ईरान जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपनी छवि को इंटैक्ट रखने के लिए जो अभी कार्रवाई से रुकेगा। इस समय कोई भी मूड में नहीं है, ना तो इसराइल मूड में है, ना अमेरिका मूड में। फिर अमेरिका का रिजीम चेंज, अगर रिजीम चेंज, इस समय पूरा का पूरा अमेरिका डिवाइडेड है। जहां तक ईरान के लोग मैं आता हूं सर, आऊंगा उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। एक बड़ी खबर जल्दी से दिखाइए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका का अलर्ट। अमेरिका ने सभी प्रमुख शहरों में बढ़ाई सुरक्षा। अमेरिका ने खाड़ी के देशों में जारी किया अलर्ट। ईरान के प्रॉक्सी कर सकते हैं अमेरिका पर हमला, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, एक्सपर्ट से समझेंगे। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका का अलर्ट। अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका ने खाड़ी देशों में जारी किया अलर्ट। इसको समझना होगा कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका पर हमला कर सकता है। ग्राफिक्स एक बार प्ले करेंगे और फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका जो है, ईरान जो है वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। इसको समझना होगा, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से आपको जानकारी दे देते हैं। क्या अमेरिका पर हमला करेगा ईरान, क्या पॉसिबिलिटी है। ईरान अमेरिका की जो दूरी है लगभग 11,512 किलोमीटर की ये दूरी है। ये डिटेल्स को आप समझ लीजिए। ईरान से अमेरिका की दूरी 11,512 किलोमीटर है। ईरान की सबसे दूर हमला करने वाली मिसाइल जो है वो सेजल है, और इस सेजल मिसाइल की जो रेंज है वो महज 2 से 3,000 किलोमीटर है। यानी कि एक बात साफ है कि अमेरिका पर ईरान डायरेक्ट मिसाइल हमला नहीं कर सकता है। 2 से 3,000 किलोमीटर ही सेजल मिसाइल की रेंज है, इससे आगे वो जाती नहीं है। नेक्स्ट ग्राफिक। अब आगे क्या हो सकता है उस पर बातचीत कर लेते हैं। ईरान के निशाने पर है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं और प्रॉक्सी का इस्तेमाल। ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं अटैक करने के लिए प्रॉक्सी यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे जो आतंकी संगठन है, क्या उनका इस्तेमाल करेगा ईरान। और क्या यहां पर अगर अमेरिकी बेसेस के ऊपर अटैक होता है तो फिर यह जंग किस तरफ जाएगी, इसको समझेंगे हम, इसको समझना होगा, इसे भी डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। अब एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, उनसे चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मौसमी सचदेव मैम, अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है कि हमारे नागरिक अलर्ट रहें। क्या वाकई में ईरान अमेरिका तक पहुंच सकता है या अपने प्रॉक्सी के जरिए अब कोई हमला करा सकता है, या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी नागरिक हैं या अमेरिकी मिलिट्री स्टेशंस हैं उनके ऊपर अटैक की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि खामनेई ने का वक्त चला गया है कि आप मारिए और भाग जाइए, अब जवाब आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आई थिंक हिजबुल्लाह प्रॉक्सी ग्रुप्स ऑलरेडी मूवमेंट उनकी हो ही चुकी है, मुझे लगता है कि क्योंकि मिलिट्री ऐसे उनके लिमिटेशंस है पहुंचने के लिए, डेफिनेटली दे विल यूज प्रॉक्सी ग्रुप्स। बट ईरान ने जैसे बोल दिया एवरी अमेरिकन इज इन दैट टारगेट। सो जहां पे भी बेस है, जहां पे भी अमेरिकन है, ईरान विल ट्राई टू स्ट्राइक, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोल ही दिया है कि एवरी अमेरिकन इज इन आवर टारगेट। तो डेफिनेटली वो लिमिटेशंस है डेफिनेटली, बट ये लिमिटेशंस को वो क्या करेंगे, प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, ये जो रिवेंज मोड है कि
ईरान को भी हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। जैसे जी। यूएस बोल रहे हैं कि इट कैन बी वेरी डेंजरस, अगर पीस एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड कैन बी इजियर ऑल्सो। बट देखा जाए ईरान को इतना लाइटली लेना भी आसान नहीं होगा। एंड एंटायर मिडिल ईस्ट ऑलरेडी इज डिस्टर्ब्ड और पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होते ही वी विल फेस अ वेरी सीवियर लाइक क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। सो अभी देखा जाए, जैसे सर ने बोला, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प, आई डू नॉट नो व्हाट इज ही एक्चुअली ट्राइंग टू से। पहले आपने अटैक किया उनके न्यूक्लियर साइट्स में, नाउ यू आर सेइंग दैट यू डू नॉट वांट ए वॉर। यू आर सेइंग आपको वॉर नहीं चाहिए, लेकिन आप थ्रेटन भी कर रहे हो पीस नहीं तो वी कैन बी डेंजरस। सो ईरान विल नॉट बाय दिस एंड दे आर वेरी वेरी लाइक यू नो एडमेंट एंड फर्म नाउ। बट डेफिनेटली वो अगर अमेरिका, क्योंकि डिस्टेंस के कारण अटैक अगर करेंगे तो डेफिनेटली दे विल यूज देयर प्रॉक्सी ग्रुप्स। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना साइबर चाहूंगा। ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दे आर वेरी, ईरान इज आल्सो वेरी वेरी यू नो गुड इन साइबर वॉरफेयर। तो मुझे लगता है साइबर उसकी ऑपरेशन पॉसिबिलिटी में यूज हो सकता है। ये पॉइंट में चूक गया, थैंक यू इसको बताने के लिए। मैं पीके सहगल सर आपके पास आ रहा हूं। पीके सहगल सर, क्या ऑप्शंस ईरान के पास हैं? क्योंकि खामनेई की बात करें, पजिश्कियान की बात करें, सब कह रहे हैं कि अमेरिका को हिट एंड रन का मौका हम नहीं देंगे। ईरान अमेरिका को जवाब देगा, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं सकती हैं। क्या कोई मिलिटेंट अटैक या फिर मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं उसके ऊपर अटैक की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? और अगर ये होता है, हम चाहेंगे कि ये ना हो, लेकिन अगर ये होता है फिर इस जंग का क्या रुख हो सकता है? सर देखो, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता और ना ही करेगा जी, लेकिन उसके स्लीपर सेल्स अमेरिका में भी हैं, हर शहरों में, और वो स्लीपर सेल्स के माध्यम से अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जहाँ तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, 100% वो अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अवेलेबल हैं इन 9 और 10 एयर बेसेस। उसके अलावा बहुत सारे अमेरिका के लोग वहाँ काम करते हैं। सो कई लाख लोग अमेरिका के मिडिल ईस्ट में हैं। वो सारे के सारे जो है निशाने पर हैं। एयरबेस के ऊपर जरूर हमला होगा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा उनका ऑप्शन है कि जो कंट्रीज जो हैं जो अमेरिका की मदद कर रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, जॉर्डन है, इराक, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। 1 या 2 मिसाइल या 1 या 2 ड्रोन काफी है वहाँ बड़े पैमाने पर आग लगाने के लिए। तीसरा, अपने स्वॉर्म ड्रोन्स के माध्यम से और स्पीड बोट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर वो अटैक कर सकता है अमेरिका के शिप्स के ऊपर जी, और उसके ऊपर भी करने की कोशिश करेगा। चौथा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसको स्ट्रेट ऑफ एनपीटी से विड्रॉ कर सकता है, जो ऑलमोस्ट डिसीजन ले लिया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे अमेरिका के एलाइज को काफी ज्यादा नुकसान होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर अमेरिका के ऊपर ये अटैक करता है, विच इज 100% होगा, नहीं तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म है, उसके अपने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसकी ये लड़ाई जो है और भी बहुत डेंजरस हो जाएगी। एंड व्हाट इज द एंड गेम किसी को नहीं पता। We can only speculate what is the possibility of end game, but लेकिन मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। जो इजराइल की हेगमनी थी वो खत्म हो जाएगी। इजराइल की ताकत काफी रिड्यूस हो चुकी है, उसने काफी नुकसान पहुंचाया, उसकी इकोनॉमी काफी गिर चुकी है, उसको कई साल लगेंगे दोबारा खड़ा होने के लिए। और ईरान के भी जो प्रॉक्सीज हैं काफी से ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। जो ईरान की हेगमनी थी मिडिल ईस्ट में वो भी खत्म हो जाएगी। एक नया मिडिल ईस्ट बनेगा, वो किस तरफ किस पक्ष में होगा इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है सर, पॉइंट इज क्लियर। मैं आता हूं सर आपके पास, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका से बड़ी खबर आई है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। क्या कुछ कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा। क्या खामनेई को सत्ता से हटाने की चल रही है तैयारी? अमेरिका इजराइल की एक खामनेई सबसे बड़ी चुनौती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। ईरान को लेकर दिया है, बड़ा बयान दिया है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। क्या खामनेई को सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही है? अमेरिका इजराइल के लिए खामनेई सबसे बड़ी चुनौती है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप का, एक बार वो दिखा देते हैं आपको और फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कितनी पॉसिबिलिटी इस बात की कि खामनेई को सत्ता से हटाया जा सकता है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान।
तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें क्या कुछ कहा गया है, ये समझना होगा क्या कुछ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर कहा गया है। सीधी तरफ से कहा गया है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा जो है वो दिया गया है। चलिए हम आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा क्या कुछ कहा है। चलिए इसको एक बार फिर से प्ले करते हैं। सत्ता परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी शासन जो है ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मीगा यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो ये नारा जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब दिया गया है। तो क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और क्या जिस अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट बनाना चाहते थे वो अमेरिका ग्रेट बन गया, ये समझना होगा। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मौसमी सदे में मेक ईरान ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप का नया नारा, और खबरें ऐसी भी हैं कि जो रजा थे वो ईरान के वो भी चाह रहे हैं कि हम वापस लौटें। तो कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि हटाया जा सकता है खामनेई को सत्ता से? देखिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। पहले डोनाल्ड ट्रंप का नारा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो तो सक्सेसफुल हो जाए, फिर मेक ईरान ग्रेट अगेन में वो आए, बिकॉज इट इज वेरी क्योंकि उनका स्टेट कंट्रोल बहुत, ईरान का स्टेट कंट्रोल बहुत ही फर्म है एंड खमेनी को हटाना इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग क्योंकि वो आते नहीं। इनफैक्ट इजराइल ने तो, नेतन्याहू ने तो इनडायरेक्टली बोल ही दिया था, लाइक ही हैड सेड कि खमेनी हैज टू बी किल्ड, हैज टू बी असैसिनेटेड, बट ये वो पब्लिक में आते ही नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बोलना आसान है बट रेजिम चेंज मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि सिंस डिकेड्स हमने देखा है कि यूएस रेजिम चेंज हमेशा करना चाह रहे हैं ईरान में, बट इट इज नेवर फुल्ली सक्सेसफुल। आप ईरान का अगर आप हिस्ट्री देखें, इट वाज वंस अपॉन अ टाइम अ वेरी ग्लोरियस कंट्री, लेकिन जो मतलब जो चेंज हुआ वी कैन सी द डिवास्टेशन, मतलब उनका ग्लोरी भी देखा हमने, उनका डिवास्टेशन भी देखा हमने, बट इस वक्त अगर हम बोलते हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन वॉशिंगटन कर पाएंगे, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। उनका स्टेट कंट्रोल, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वेरी वेरी फर्म। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत चैलेंजिंग है, बोलने से ये नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस इजराइल टेक्स लाइक अ स्टेप टू एलिमिनेट द लीडर, अदरवाइज मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। ओके, पीके सहगल सर आपके पास आऊंगा क्योंकि बीच में आप इस मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे थे। कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं और अगर रजीम चेंज हो जाती है तो उसमें क्या बदल जाएगा, ईरान के अंदर क्या बदल जाएगा? हम इराक की हालत आज देख ही रहे हैं, हम लीबिया की हालत देख ही रहे हैं। देखो, जो आयतुल्ला खमेनी की रजीम है बड़ी रिप्रेसिव रजीम है, बड़ी अनपॉपुलर है जी, लेकिन इस समय पूरे के पूरे ईरान के लोग जो है एब्सोल्युटली यूनाइटेड है बिहाइंड हिम, और अमेरिका के लोग डिवाइडेड हैं। इसलिए इस समय कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है अगर रजीम चेंज करना है तो ईरान के लोग इसको डिसाइड करेंगे, ना कि अमेरिका या दूसरा। अगर ईरान को मेक ईरान ग्रेट अगेन करना है वो भी ईरान के लोग डिसाइड करेंगे हाउ टू मेक ईरान ग्रेट अगेन। इस समय अमेरिका को या इजराइल को कोई ट्रस्ट नहीं करता। इजराइल और अमेरिका मोस्ट हेटेड हैं इन द एंटायर ईरान वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा, जहाँ जब रजीम चेंज किया, जब सद्दाम हुसैन को उठाया, जनरल गद्दाफी को उठाया, तो वहाँ इंस्टेबिलिटी आ गई। उस इंस्टेबिलिटी की वजह से ISIS खड़ा हो गया। 65 देशों को एकजुट होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कितने बड़े पैमाने पर दुनिया को नुकसान हुआ। क्या गारंटी है कि यहाँ भी इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी? क्या गारंटी है कि नई रजीम आएगी वो और भी एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका होगी? ऐसे में अमेरिका को बड़ा सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द पीपल ऑफ ईरान। ये अमेरिका का हक नहीं है, इजराइल का हक नहीं है। और अगर ये इस माफी की कार्रवाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता इस समय किसी प्रकार की सक्सेस उनको मिल सकती है, क्योंकि ईरान कंप्लीटली यूनाइटेड है। 100% लोग इस सबके आयतुल्ला खमेनी के पीछे खड़े हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है वो बड़े मॉडरेट हैं, बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन वो साफ तौर पे कहते हैं उनको हर प्रकार से खमेनी जी का सपोर्ट है, और वो भी हर प्रकार से खमेनी की इज्जत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इस समय एक भी ईरानियन नहीं है जो अमेरिका के पक्ष में है। जो उनके पक्ष में थे उनको पकड़ के मारा जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी है इन एनी वे, बट इजराइल ने घोषित कर दिया कि उनका
एक सेकेंडरी लक्ष्य है कि पहले तो लक्ष्य था कि उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, फिर मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना और अली खमेनी को हर प्रकार से खत्म करना। ट्रंप ने भी ये पहले घोषित किया। अभी ट्रंप तो जितनी जल्दी आप कपड़े बदलते हैं उतनी जल्दी वो अपनी स्टेटमेंट बदली कर देते हैं, विचार बदली कर देते हैं, इसलिए टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, मैवरिक है जी। उनको अपने देश वाले भी ट्रस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन आने वाली जनरेशंस टू कम, डिकेड्स टू कम विल सफर इन अमेरिका। ठीक है, वो अमेरिका तो ग्रेट बना नहीं सके और दूसरे देश लेकिन ईरान को ग्रेट बनाएंगे। मैं आता हूं, मैं एक लास्ट दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के अंदर देखते हैं तो डिवाइड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाईपास करते हैं कि नहीं, उनके पास परमाणु हथियार हैं। और जब इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करना था भी कहा जा रहा है कि जेडी वेंस का रुख अलग था, लेकिन तो क्या, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो किस प्रकार से हम हालात डोनाल्ड ट्रंप के देख सकते हैं और क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल पीस पुरस्कार चाहते हैं वो मिल जाए, जिसकी बात हमारे पड़ोसियों ने भी की थी? ये आपने मुझे पूछा? जी, आपसे पूछा, मौसमी सचदेव। अच्छा, देखिए, पीस तो पहले उन्होंने बोला कि रशिया यूक्रेन के बीच में वो पीस लाएंगे, वो तो हो नहीं पाए। उनके आप देख रहे हो अमेरिका में क्या हो रहा है, सड़क पे सारे लोग सिटीजन्स आ रहे हैं, उन्हीं के अगेंस्ट स्लोगन्स वो कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी जो सिचुएशन है कि अमेरिका आइसोलेट ना हो जाए, एंड आई डू नॉट थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ओहदा था अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जो ओहदा था उसको बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। बिकॉज आप देखो, जब असीम मुनीर वहां पे पहुंचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिनाई कि आपने इनवाइट नहीं किया, और लास्ट मोमेंट आपने बोला जिस दिन था परेड उस दिन आप बोल रहे हो कि हमने उनको इनवाइट नहीं किया। ठीक है, आपने इनवाइट नहीं किया, नेक्स्ट मोमेंट आप उनको नेक्स्ट डे लंच पे बुला लेते हो जस्ट बिकॉज असीम मुनीर सेड कि यू डिजर्व पीस प्राइज। एंड पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान ने आपको बोला कि आपको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, लेकिन जब यूएस ने स्ट्राइक किया ईरान पे, दे क्रिटिसाइज्ड यूएस। सो मतलब इट इज लाइक पाकिस्तान तो बेवकूफ है ही, बट इट इज लाइक पाकिस्तान इज एबल टू फूल डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ऐसा लीडर हो गया कि ना पाकिस्तान इज एबल टू फूल। आप उनको नोबेल पीस प्राइज को देने के लिए या हकदार बना रहे हो, और उसके बाद लंच करते हो, फिर आप अपने देश में आते हो और जब अटैक करते हो ईरान के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हो। नाउ व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग? Pakistan is trying to dance between two like you know countries, China and अमेरिका। मैं बस अब माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। बस आखिरी टिप्पणी 40 सेकंड मेरे पास है। पीके सहगल सर, पाकिस्तान को सर। देखो, पाकिस्तान has become a joke by itself। पाकिस्तान के अशरफ मुनीर जब अमेरिका में गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि आपको पीस प्राइज मिले, लेकिन और उस समय वो साफ तौर पे कहते हैं हम ईरान को सपोर्ट करेंगे एवरी पॉसिबल वे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे और एयर बेस और सी पोर्ट्स भी देंगे जी। लेकिन वास्तव में आने के बाद में विदिन 24 आवर्स पता लगा, जब अमेरिका ने इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो शहबाज शरीफ सरकार ने साफ तौर पर उसको कंडेम किया, उनके एक्शन को। तो पाकिस्तान इज बिकम अ जोक, और अपने जोक का खुद ही एक किस्म से मजाक का में फंस गए। मुनीर खान जो है, उन्होंने वहाँ लंच तो खाया, लेकिन वो लंच उनके लिए बहुत भारी पड़ा है और आगे भी भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस लंच की कीमत शायद पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत सचदेव मैम, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलू पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो न्यूज रूम लाइव में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।